देखिए बच्चे इधर यहाँ पे, बेटा आज की क्लास में हम आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है बेटा आपका यहाँ पे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये समझना है सर गवर्नमेंट बजट होता क्या है। सबसे पहले इसके लिए हमें समझना है सर बजट क्या होता है। बजट का मतलब क्या है, अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, प्रैक्टिकलिटी देखें बजट की, तो बजट क्या होता है सर, जो हम महीने में अर्निंग करते हैं यानी पैसा कमाते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसको हमें किस तरीके से खर्चना है वो हमारा क्या कहलाता है, एक तरीके से बजट कहलाता है ना भाई। किसी इंसान ने 50,000 रुपये महीना कमाया तो वो 50,000 में से डिसाइड करता है मुझे कितना किचन पे खर्चना है, मेरा कितना पेट्रोल का खर्चा है, कितने बच्चों की फीस जानी है, कितना बिजली का बिल आना है। तो वो क्या कर रहा है, अपना एक तरीके से बजट मेंटेन कर रहा है अपनी इनकम में से। तो अब यहाँ पे लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, वो हम पर्सनल बजट नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बेटा, गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, हम अभी जो पढ़ रहे हैं हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो सिंपल सा होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो टोटल इनकम कमाई जा रही है, रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, उसमें से वो पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्चती है उसके बारे में एक स्टेटमेंट बनती है, और उस स्टेटमेंट को बोला जाता है गवर्नमेंट बजट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बजट शीट भी कहलाती है। अब इस चैप्टर को देखोगे तो बेटा ये सारा चैप्टर याद करने वाला है ही नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आईडी और मैक्रो में एक बेसिक नहीं बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आईडी आपको याद करनी पड़ सकती है लेकिन मैक्रो आपको याद नहीं करनी। जितने भी चैप्टर्स आपने करे हैं वो सारे के सारे समझने वाले चैप्टर्स हैं, लॉजिकल है उसके पीछे, हर चीज के पीछे क्या है, एक रीजन है। वहां पे आप पढ़ रहे हो काइंड ऑफ हिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हो आप नॉलेजेबल चीजें, ठीक है। और ये सारी काम आएंगी आपके फ्यूचर्स के अंदर जाके। अब आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट बजट किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक आया आपका गवर्नमेंट बजट। कहता है गवर्नमेंट बजट refers to an annual financial statement that denotes its anticipated expenditure and expected revenue generation in a fiscal year। fiscal year का मतलब होता है एक साल, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। वो कहता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कितना पैसा खर्चा जाएगा ऑन एन एवरेज, एक एस्टिमेट है, और कितना पैसा वो कमाएगी इस साल, उसका एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, उसे हम बजट के नाम से जाना जाता है। इट इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन लोक सभा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फिजिकल ईयर टू गिव एन एस्टिमेट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर एंड रिसीट फॉर द अपकमिंग ईयर। ये हर साल गवर्नमेंट बेटा 1 फरवरी को लेके आती है। इस साल भी 1 फरवरी को क्या किया था गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट बजट लॉन्च किया था। इसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनकम कमाएगी, कहाँ कहाँ से उसके पास पैसे आने वाले हैं और कहाँ कहाँ वो पैसा खर्चने वाली है, वो सब कब बताती है, वो 1 फरवरी को बता देती है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है भाई, देखो सीधी सी बात है, दो ही चीजें हो सकती हैं, एक होगी हमारी रिसिप्ट, पैसा आएगा, और एक होगा सर हमारा एक्सपेंडिचर। तो जो रिसिप्ट आएगी उसे हम बजट रिसिप्ट बोलते हैं, जो पैसा जाएगा उसे क्या बोला जाता है, बजट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। बजट रिसिप्ट के भी बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। और बजट एक्सपेंडिचर में भी क्या होता है सर हमारा, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या होता है सर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, ये अभी मैं आपको डायरेक्टली समझा दूंगा, ये जो सारे पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं। कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द बजट, कहता है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस एंड नॉट एक्चुअल बेसिस एज इट इज अबाउट द फ्यूचर। देखो बेटा जब भी बजट बनता है ना, कभी भी वो प्रेजेंट या एग्जैक्टली नहीं बना सकते आप, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि इस आने वाले साल के अंदर हम इतने ब्रिजेस बनाएंगे, उस पर हमारा अनुमान है कि हम 5,000 करोड़ रुपया खर्चेंगे। अब वो 5,000 करोड़ ज्यादा भी हो सकता है और 5,000 करोड़ कम भी हो सकता है, और ये चीज हमें समझनी भी पड़ेगी। देखो होता क्या है, आप एक मकान बना रहे हो, आपने एस्टिमेट लिया क्या 50 लाख रुपए में आपका मकान बन जाएगा, लेकिन जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा ये कह के चलते हैं अगर आप 50 लाख सोच रहे हो तो मान के चलना 60 या 70 ही लगेंगे। मकान एक ऐसी चीज है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट चीजें कर रही है तो बेटा गवर्नमेंट के साथ भी तो आप एक मकान की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया के अंदर ब्रिजेस की बात कर रही है, तो एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्शन से वो कभी भी बजट डिसाइड नहीं कर सकती, उसके हाथ में वो चीज नहीं है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ 1 ईयर, ये हमेशा किसके लिए बनाया जाता है, एक साल के लिए बनाया जाता है। कहता है वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर नॉट अ कैलेंडर ईयर। कहता है जब हम बात करते हैं बजट की तो हम यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते। कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, जिसके कैलेंडर आपके घर में टंगे हुए हैं, ठीक है। हम करते हैं बेटा फिजिकल ईयर, या फिर जो आप अकाउंटेंसी में यूज करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। बजट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर मींस बजट फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। यानी ये स्टार्ट कब होता है हर साल, 1 अप्रैल को, और खत्म कब होता है अगले साल 31 मार्च को। फिर कहता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपैलिटीज।
ये सिर्फ ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए बनाएगी, अपनी स्टेट के लिए बनाएगी, एमसीडी अपना अलग बजट बनाती है। सॉरी। However, in this chapter we will study about the central government budget which is called the यूनियन बजट। लेकिन कहता है इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सेंट्रल बजट पढ़ेंगे और उसका नाम क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक तरीके से यूनियन बजट कहलाता है। इट इज प्रेजेंटेड बाय अ फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर अराउंड फरवरी। मैंने बताया ना, इसकी डेट भी फिक्स्ड होती है, लगभग 1 फरवरी को देखे हैं हमेशा, ठीक है। एग्जाम्पल, बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 मीन्स बजट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। इट इज प्रेजेंटेड इन एडवांस इन फरवरी 2020। तो ये कब शो कर दिया जाएगा बेटा, 2020 में ही बता दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपका अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होगा वो होगा 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31। लेकिन बजट जो बता दिया जाएगा वो कब बता दिया जाएगा, 1 फेब को। इसका रीजन होता है बेटा, क्योंकि बजट जब गवर्नमेंट बताएगी तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी क्या चाहिए होता है, उसे टाइम चाहिए होता है। इसलिए 1 महीने पहले ही क्या करती है सरकार, बजट इशू कर देती है। और एक रीजन भी होता है, उसका प्रैक्टिकलिटी समझो इसकी। एक तो सर टाइम मिल जाता है गवर्नमेंट को उसको इंप्लीमेंट करने का, दूसरा आपको मैंने कई बार बताया है 31 मार्च जो होता है बेटा वो होता है हमारा क्लोजिंग डे। क्या कहलाता है ये हमारा, और उससे अगले दिन क्या आ जाता है हमारा 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से एक्चुअल में क्या होता है, देखो हमारा न्यू ईयर कब आता है, 1 जनवरी को आता है ना। उसी तरीके से अकाउंटिंग का जो न्यू ईयर आता है वो कब से आता है, 1 अप्रैल से आता है। तो जो भी अकाउंट्स का काम स्टार्ट होता है या जो भी नई चीज स्टार्ट होती है वो कब से होती है, वहां पे 1 अप्रैल से होती है। तो गवर्नमेंट इसीलिए 1 फरवरी को अपना बजट दे देती है, ताकि जिसको जैसे जैसे प्लानिंग करनी है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, अपनी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 मींस बजट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 22। इट इज प्रेजेंटेड इन एडवांसेस 21। एक एग्जांपल दे रहा है बस ये, ठीक है। अब कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट है क्या, कहता है ये जो हम करते हैं ना बेटा बजट बनाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ो, कहता है इट रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर इन इंडिया। द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर प्ले एन एसेंशियल रोल इन द इकोनॉमी। However, private enterprise always aim at maximizing the profit by allocating resources to those areas of a production where they can earn higher returns. There are a chances that industry like alcohol may not promote the welfare of the people. अब देखो यहाँ क्या कह रहा है वो, कहते हैं गवर्नमेंट बजट इसलिए बनाया जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर सके बेटा, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से क्या कर सके, इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इकोनॉमी को चलाने वाले जो सेक्टर्स होते हैं बेटा वो 2 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर और एक होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या काम करता है बेटा, वो हमेशा काम करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो वो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज उस जगह लगाना ज्यादा पसंद करता है जहां से उसको क्या मिल रहा है, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि सपोज करो प्राइवेट सेक्टर अल्कोहल को ज्यादा प्रमोट करेगा, ठीक है, शराब को ज्यादा प्रमोट करेगा, क्योंकि उसको दिखेगा कि मेरे को इसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। वो ये नहीं देखेगा कि सोसाइटी से इसका वेलफेयर हो रहा है या सोसाइटी को उसका नुकसान हो रहा है। समझ आई। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बीच में आके अपना एक बजट पेश करना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट बजट लेके आती है बेटा वो किसके लिए लेके आती है, सोशल वेलफेयर के लिए लेके आती है, समाज के लिए लेके आती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो गवर्नमेंट कर क्या रही है बेटा, बेसिकली हमारे यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जितना ज्यादा कमाएगा उसे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो जितना कम कमाएगा उसे उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिच सेगमेंट से टैक्स के रूप में पैसा लेके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपनी इकोनॉमी के अंदर, जिससे कि हमारा सारा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, ठीक है। कहता था गवर्नमेंट बजट कैन अचीव टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन 2 वेज। किस तरीके से करती है, कहता है बाय इम्पोजिंग हायर टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द रिच एंड द गुड्स कंज्यूम्ड बाय द रिच which will be reduce the disposable income of the rich। क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है गवर्नमेंट का एक तरीका है कि वो रिच सेगमेंट के ऊपर टैक्स क्या लगाती है बेटा, ज्यादा लगाती है। देखो इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। क्या सिर्फ ये टैक्स की गेम है, नहीं बेटा, गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रोसेस कर रखी है। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप एक गाड़ी लेने गए, ठीक है, गाड़ी के ऊपर भी टैक्स लगता है, रोड टैक्स, ये बहुत सारे टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट अपनी, ठीक है, रोड ड्यूटी है ये। अब उसके अंदर ना गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया क्या बना रखा है, अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से नीचे है तो इसके ऊपर टैक्स रेट अलग है,
और अगर आप 10 लाख से ऊपर महंगी गाड़ियां खरीदते हो तो उसको कैटेगरी में डाल दिया जाता है किसमें, लग्जरी में। उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट क्या लगाती है, फिर ज्यादा लगाती है। रीजन है गवर्नमेंट का, प्रैक्टिकल रीजन है कि गवर्नमेंट को पता है भैया जो पर्सन 10 लाख से नीचे नीचे की गाड़ी अफोर्ड कर रहा है वो एक मिडिल क्लास फैमिली होगी और वो जरूरत के लिए अपनी गाड़ी खरीद रही है। लेकिन जो 10, 12, 15, 20, 25 लाख रुपए की गाड़ी तक जा रहा है इसका मतलब उसके पास पैसा है, वो एक हायर सेगमेंट से आता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप लग्जरी गाड़ियों पे टैक्स भी क्या दोगे, हमें ज्यादा दोगे। इवन यहाँ पे ये भी होता है बेटा कि अगर आप 4 मीटर से सस्ती गाड़ी लेते हो, ठीक है, 4 मीटर से सस्ती, 4 मीटर का मतलब हो गया 4 मीटर कितने हो गए, 12.5 13 फुट के करीब। तो उससे अगर छोटी गाड़ी लेते हो, उसे मिनी सीडान कह सकते हो आप, तो उसके ऊपर टैक्स अलग है। उससे बड़ी गाड़ी लोगे तो उसके ऊपर टैक्स क्या है। तो गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ डिफाइन क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि अगर आप किसी भी रिच कैटेगरी में जाओगे तो आपको टैक्स क्या देना पड़ेगा, वहां पे ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल कैटेगरी में जाओगे तो आपको वहां टैक्स देने की जरूरत, ठीक है। इसके बाद आता है increasing government expenditure by providing free services to the poor like education, medical facilities. This will raise the disposable income of the poor. Thus the gap between the rich and the poor can be reduced. देखो गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स लिए। पहले वाले स्टेप में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो रिच पीपल है उनसे पैसा खींचा टैक्स के रूप में, ठीक है, यानी उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम करने की कोशिश करी। पुअर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई कैसे, फ्री एजुकेशन कर दिया तो आपके पास पैसा बचेगा, आपको स्कूल में नहीं देना। अब आप सपोज करके देखो भाई, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स ना हो, पढ़ना तो था ही, जैसे मर्जी पढ़ते, तो आपकी अगर 10,000 रुपए भी इनकम थी, चाहे आप 2,000 रुपए वाले स्कूल में जाते, 2,000 रुपए तो देने पड़ते ना मंथली, वो तो गवर्नमेंट के बच ही रहे हैं आपके एक तरीके से, पहला पॉइंट। दूसरा, सर जो दवाइयां हैं, देखो हमें लगता है कि भाई हम प्राइवेट क्लिनिक चले जाते हैं, लेकिन आप जीटीबी जनरल, एम्स हॉस्पिटल्स में जाओगे, यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है, ठीक है। हमें लग रहा है कि हम अफोर्ड कर पा रहे हैं तो दुनिया अफोर्ड कर पा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आज भी बेटा ये मान के चलो लगभग 70-80% लोग वहीं मिलेंगे। जो आप ये क्लिनिक्स में देख रहे हो ना, ये 10% है पॉपुलेशन का। मोस्टली पीपल्स कहाँ पे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जा रहे हैं आज की डेट में भी। अगर गवर्नमेंट वो फैसिलिटीज भी ना दे तो बेटा क्या होगा, है ना। तो इससे होता क्या है कि जो पुअर सेगमेंट है उसकी इनकम क्या होती है, उसके पास बच जाती है और वो दूसरी एक्टिविटीज में उसे क्या कर सकता है, स्पेंड। तो इस तरीके से वो इनकम और वेल्थ के बीच में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करके गैप को कम करती है। फिर आता है बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट बनाने का, गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी बनते आए। कैसे, economic stability refers to a situation without significant fluctuation in the price level and a stability of exchange rate in the economy। देखो बेटा, किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल कब कहा जाता है, जब वहां पे महंगाई दर घटती बढ़ती ज्यादा, यानी प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या चल रही है, स्टेबल चल रही है। द गवर्नमेंट एंश्योर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी यूजिंग इट्स रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, अपनी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी लगाती है और उसके अकॉर्डिंगली क्या करती है, वो सिस्टम को काम करने लगाती है। देखो सिलेंडर्स आते हैं, सिलेंडर्स बीच बीच में महंगे हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आया 1100 कुछ गया, फिर आया 900 कुछ हो गया, आज 803 रुपए हो गया वापस। कभी ना प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ न्यूज चैनल पे भरोसा कर रहे हैं कि अदर पार्टीज आ गई या मेन पार्टी आ गई, वो आपस में बहस कर रही है, बहस का कोई सिर पैर नहीं है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं जो बहस कर रहे हैं वहां बैठ के। एक्चुअलिटी तो ये है, जो सारे टीवी पे आ रहे हैं उनको क्या मिल रहे हैं, अपने अपने पैसे मिल रहे हैं वहां 1 घंटा स्पेंड करने के। अब एक्चुअल में आप सोचो, बात समझना, आप भैया 50,000 रुपए कमा रहे थे, उस 50,000 में से आप 30,000 अपनी एक बेसिक या मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे खर्च रहे हो, ठीक है। अब सपोज करो वो जो 30,000 रुपए आप खर्च रहे हो, महंगाई बढ़ गई जिसकी वजह से आपकी वो 30 की जगह आपको कितने खर्चने पड़ रहे हैं, 35 खर्चने पड़ रहे हैं। तो अब आपके पास 15,000 बचेंगे ना, पहले 20 बच रहा था, समझ रहे हो। तो आप पहले के कंपैरिजन में कम खर्च पाओगे बेटा। अब अगर आप 30,000 खर्च रहे थे, वही चीज आपकी 20,000 में आने लग जाए तो आपके पास 10,000 फालतू बचेगा। तो आप क्या करोगे, और चीजें भी खरीद सकते हो, और चीजें गवर्नमेंट भी ऐसी, देखो गवर्नमेंट का भी सेम है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट को ये दिखता है कि भैया किसी जगह पे जाके इस बार मेरे पास पैसा बच रहा है, तो वो क्या करती है, फिर उसको सब्सिडीज के रूप में बांटना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो आपकी चीजें क्या होने लग जाती है, मार्केट के अंदर सस्ती होने लग जाती हैं। जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, भैया गवर्नमेंट कमा कहां से रही है, ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट के पास नोट छापने की अथॉरिटी है तो वो नोट छाप के दुनिया चला लेगी, इंडिया चला लेगी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना पड़ता है। कमाना कैसे पड़ता है, सबसे बड़ा सोर्स है उसका बेटा टैक्स, जो आप टैक्स पे करते हो। आपके जितने भी फाइन जाते हैं, जितने चलान्स कटते हैं, चाहे एमसीडी स्कूल में ही आप क्यों नहीं पढ़ रहे, वहां की 20-20, 60-60 रुपए की फीस भी एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट करती है बाद में जाओगे तो, ठीक है। लेकिन आपको ये सोचना है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स भी तो है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना आप।
ये ना हमें भी समझना है कि गवर्नमेंट के भी ना कुछ रोल्स हैं, लेकिन उसके हिसाब से इंडियंस के भी अपने कुछ रोल्स होने चाहिए। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा क्या रोल है। आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो बच्चे, सपोज करते हैं बेटा वहां पे 5,000 स्टूडेंट्स हैं, बहुत ले लिए मैंने मैक्सिमम, बहुत ज्यादा लिए हैं ये, ठीक है ना, 5,000 बहुत होता है बच्चा। अब 5,000 बच्चे मैंने मान लिए, कितनी फीस जा रही है अभी आपकी? 0 जा रही है, ठीक है। कुछ स्कूल्स के अंदर 20 रुपए कुछ जाती है, ठीक है ना। मैं एक सिंपल सा अमाउंट ले लेता हूँ, मान लो 20 रुपए भी ले रही है गवर्नमेंट एक बच्चे से, जबकि आप कह रहे हो 0 है, मैंने 20 रुपए ले लिए। अब भैया इसे मल्टीप्लाई कर दो 10, 1 2 3 4, तब भी कितना इकट्ठा किया गवर्नमेंट ने? सिर्फ 1 लाख रुपए इकट्ठा किया, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जांपल है, यहां पे आ जाते हैं। एक से लेके यानी 5,000 बच्चे जितनी फीस देते हैं उतने में तो एक प्रिंसिपल निपटता है आपके स्कूल में, उसकी सैलरी इतनी है, ठीक है जी। अब समझना, अब उसके बाद आओ आपके स्कूल में, बहुत कम से कम लेके चलता हूँ, इतने टीचर्स है बेटा, सिर्फ बहुत कम से कम माने मैंने 20 टीचर्स, ज्यादा होंगे 20 मान लेते हैं। इनकी सैलरी ना करते हुए बेटा 70,000 या चलो 60 ले लेते हैं, कम कम अमाउंट लेते हैं हम, तो ये भी हो जाएंगे आपके जाके कितने? 12 लाख रुपए। कितना हो गया बेटा ये? लगभग 13 लाख रुपए। अभी तक आपने 20,000 रुपए से गवर्नमेंट को कितना दिया है? सिर्फ 1 लाख रुपया दिया है। उसके बाद बेटा बिजली पानी अलग है आपके स्कूल का, मेंटेनेंस अलग है, फिर गार्ड रखे हुए हैं उनका खर्चा अलग है, सफाई वालों का खर्चा अलग है। तो यानी एक गवर्नमेंट स्कूल ना करते हुए बहुत मिनिमम अमाउंट लूंगा तो 25 लाख रुपए का पड़ रहा है गवर्नमेंट को। कितने का पड़ रहा है जी? 25 लाख रुपए का। अगर हम नियर बाई स्कूल मानेंगे ना तो 10 स्कूलों के नाम आप भी गिना दोगे मेरे को, गवर्नमेंट स्कूल के आसपास मिल जाएंगे। बाबूराम से लेके ऐसे घूमोगे तो 10 स्कूल आराम से मिल जाएंगे, हरिवर्दी वगैरह सब। अब बेटा 10 स्कूल इंटू में 25 लाख, कितना हो गया? 2.5 करोड़। सिर्फ कहाँ की बात करी मैंने? सिर्फ 1 किलोमीटर दायरे की बात करी है अभी। और ऐसे दिल्ली में कितने स्कूल हैं? ठीक है, गवर्नमेंट को आप दे क्या रहे हो? कुछ नहीं। ये 20 रुपए तो मैंने वैसे ही दे दिए मजे मजे में, ये भी नहीं दे रहे वरना आप तो, है ना। उल्टा स्कीम चल रही है, गर्ल्स को पैसे मिलते हैं उल्टा वहां पे, है ना कुछ ऐसी स्कीम भी, ठीक है। किताबें भी मिल जाती हैं, कभी कभी ड्रेस मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है। फिर भी देखो बात समझने वाली क्या है कि हम ब्लेम किसको कर रहे हैं जाके? गवर्नमेंट को। आपको ये समझना है बेटा कि अगर ये चीज भी गवर्नमेंट ना करे तो करोगे क्या? मैं कह रहा हूँ जैसे मर्जी कर रही है, अगर ये चीज भी बेटा आपके पास ना हो ना, देखो प्रैक्टिकलिटी क्या है बेटा लाइफ की, समझो इस चीज को। अगर आप एक्चुअल में खुश जीना चाहते हो और पॉजिटिवली जीना चाहते हो, देखो मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे पास 100% सारी पॉजिटिविटीज होंगी, मेरे में भी नेगेटिविटीज होंगी। लेकिन अगर मेरे को किसी के साथ रिलेशन अच्छा लग रहा है या किसी को मेरे को समझना है तो मेरे को सिंपल उसमें क्या देखना चाहिए? पॉजिटिव देखो उसका, नेगेटिव सब में है। तो आप गवर्नमेंट के साथ भी ये चीज को ना, भैया गवर्नमेंट की हम सारा दिन ये करते रहते हैं, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने फलाना कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। भैया अभी मैं एक मुद्दा देख रहा था, मैं सब गवर्नमेंट्स के लिए कह रहा हूँ, ये कॉमन गवर्नमेंट नहीं है। अभी क्या आया, कल परसों का मुद्दा बन गया, भैया राम मंदिर बना था उसकी छत टपक गई। अरे भाई तुम 2-2 करोड़ रुपए लगा के एक इतना सा 50-100 गज का मकान बनाते हो, वो भी टपक जाता है। वहां तो कई एकड़ों के अंदर जाके मंदिर बना, है ना। तो भैया कमी क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि हम सिर्फ भाग किसके पीछे रहे हैं? सारे के सारे कमियों के पीछे भाग रहे हैं। बेटा आप ये देख के चलो, अगर ये गवर्नमेंट्स ना हो ना तो आप जी भी नहीं सकते आज की डेट में, ठीक है। जीना भी गवर्नमेंट की बेस पे ही कर पाते हो आप, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई है, किसी ने ज्यादा करा है, किसी ने थोड़ा कम करा है। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कमा रहे हो या जो भी आप खर्च रहे हो ना, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है? एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उसमें गवर्नमेंट बजट जो करता है वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा गेम क्या है? देखो फैक्ट बताता हूँ, आज की डेट में सबसे ज्यादा ये कहने वाले बहुत लोग हैं गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, ठीक है। गवर्नमेंट करती क्या है? ये कॉमन लैंग्वेज है इंडियंस की, इतना पैसा लेती है, करती क्या है? और बेटा आप लिटरली मानना, 100 बंदा अगर कह रहा है ना, उसमें से 90 वो बंदा है जिसने कभी टैक्स भरा ही नहीं जिंदगी में। जिस 10 ने भरा है ना वो चुप बैठा है, ठीक है। उसे पता है मैंने मेहनत से टैक्स भरा है तो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। जो 90 बंदा 1 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स का नहीं देता, उसे बिठाओ और उससे लेक्चर सुन लो तुम बैठ के, सरकार ने किया क्या आज तक हमारे लिए? कुछ करती भी है हमारे लिए? दुनिया जान का टैक्स ले लेती है। भाई तूने कितना दिया? तू तो टैक्स की चोरी कर रहा है या बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने पल्ले से आप 1 रुपया नहीं देना चाहते, चाहिए आपको सब कुछ, है ना। अभी का आपको लेटेस्ट इंटरव्यू बताता हूँ, हमारे हाईवे मिनिस्टर कौन है?
बहुत बढ़िया। यही नहीं पता? सबसे फेमस बंदा ही नहीं पता इंडिया में आज की डेट में? नितिन गडकरी, ठीक है, हाईवे मिनिस्टर है, वो सबसे पॉपुलर मिनिस्टर्स में आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा काम करने का जो क्रेडिट गया है इस बार भी जो गया है उनको ही गया है, क्योंकि हाईवेज वगैरह बने। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ वो बंदा ठीक क्यों है। उसने एक प्रैक्टिकल चीज बोली, वो बिल्कुल समझ भी आई। उससे ना किसी एक बार रिपोर्टर ने ये पूछ लिया, कहता है सर आप पैसा कहते हो, कितना पैसा चाहिए होता है ये? तो उसने ये बोला, कह रहा मेरे को पैसा मत दिखाओ, क्योंकि वो बेटा पीछे से ना बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से है। उसने कहा आप मेरे को जगह दो, हाईवे मैं बना के दूंगा। कह रहा मेरे को पैसे मत दिखाओ, 5-10 हजार करोड़ मेरे लिए कुछ नहीं है, अपने पास पर्सनली पड़े हैं मेरे पास इतने। कह रहा मुझे पैसा मत दिखाओ आपकी, मैं पैसा कमाने पॉलिटिक्स में आया हूँ। कह रहा पैसा मेरे पास बहुत है, जगह तुम दो, रोडवेज मैं बना के दूंगा, हाईवेज मैं बना के दूंगा। तो अभी लेटेस्ट न्यूज है, एक रिपोर्टर ने उससे ये कहा कि भैया आप जो टोल लगा रहे हो, क्वेश्चन हम सबके लिए है वो, कि सर आप जो टोल लगा रहे हो ना, टोल आपने महंगा कर दिया, पहले 1 रुपए किलोमीटर होता था, आज 2 रुपए किलोमीटर हो गया। तो सर ये टोल आपने महंगा कर दिया, तो उससे हो क्या रहा है कि जो मिडिल क्लास है, ठीक है, या जो एक ठीक ठाक क्लास है वो तो उसको कर लेगा, लेकिन लोअर क्लास या उससे जो थोड़ा सा नीचे वाला तबका है वो कैसे देगा? उसने पत्रकार को ये जवाब दिया, कहता है जी जो आप कहना चाह रहे हो ना मैं समझ गया। कह रहा अगर आपको रोड यूज करने हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हो पत्रकारों के लिए, पुलिस वालों के लिए, जज के लिए, लॉयर्स के लिए, जैसे पहले होता था ना कि आप गए और फ्री हो जाता था टोल आपके लिए, कह रहा आप भूल जाओ। तो मतलब उसने पत्रकार को ये आंसर दिया था कि तुम्हें भी अगर जाना है ना तो तुम्हें भी टोल ही देके जाना पड़ेगा आप, क्योंकि पहले इंडिया में क्या चलता था, जिसकी गाड़ी के आगे लगा हुआ है भारत सरकार, एडवोकेट, ये वो निकल गए, कोई टोल नहीं दे रहे जी हम। अब आप ये सोचो, मेंटेलिटी सोचो इंडिया की। भाई एक जज है, मेरे ख्याल से नाना करते हुए 1.5-2 लाख रुपए मंथली कमा रहा होगा, समझ रहे हो? भैया आप एक टोल रोड से निकल रहे हो, ठीक है, टोल रोड पे आप निकलोगे तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कह रहा हूं 120 रुपए, 130 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए का टोल कटेगा। 2 लाख रुपए कमाने वाला जिसकी पोस्ट इतनी बड़ी है, हमें प्रैक्टिकली शर्म नहीं आनी चाहिए ये करवाते हुए कि 150 रुपए के लिए मैं वहां खड़ा होकर बहस कर रहा हूं उससे? भाई तुम पे नहीं है, समझ आता है, समझ रहे हो? तुम देश के अंदर टॉप कैटेगरी के नागरिक हो और तुम वहां पे खड़े होकर वहां 150 रुपए के लिए बहस कर रहे हो। तो भैया ये समझो ये ना इंडिया है। हम गवर्नमेंट को बहुत ब्लेम करते हैं, मैं यही देखता रहता हूँ सारा दिन, ये चलता है टीवी पे। भैया लेकिन आप ये सोचो, आप देने के लिए तो कुछ तैयार ही नहीं हो रहे गवर्नमेंट को। वो उसने यही बोला, कह रहा आपको सड़कें तो अच्छी चाहिए, आपको सड़कें चाहिए न्यूयॉर्क लंदन जैसी, 2 रुपए का टोल दिया नहीं जा रहा तुम पे। प्रैक्टिकल बात है ये भैया, फिर क्यों चाहिए तुम्हें वो? फिर तो वही गड्ढों में जाते रहो डुम डुम करते हुए, पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं। तो ये चीजें हमें भी समझनी है भाई। क्वेश्चनिंग करने से पहले ना ये देखो आप कितना रोल प्ले कर रहे हो वहां पे, ठीक है? आ जाओ वापसी। अब सुनो भैया इधर, इसके बाद आता है बेटा मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कहता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट्स एंड द मेन एम ऑफ दिस एंटरप्राइजेस इज टू प्रमोट द पब्लिक वेलफेयर। कहता है जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, उसका जो एम होता है वो क्या होता है बेटा? पब्लिक वेलफेयर करना। द बजट इज प्रिपेयर टू मैनेज दीज एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। कहते हैं बजट इसलिए बनाया जाता है कि जितने भी सरकारी संस्थान है उनकी हेल्प करी जाए और वो अच्छे तरीके से क्या कर सके, सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए काम कर सके। फिर बेटा एक और पॉइंट आता है हमारा, वो क्या है? इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। देखो कहते हैं द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, दिस विल फर्दर प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन लेवल रिजल्टिंग इन रेजिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम। देखो बेटा सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कब प्रोडक्शन कर पाएगी? जब उसके पास पैसा आएगा। पैसा कब आएगा भाई? या तो आप सेविंग ज्यादा करो, क्या करो? अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर हम सेविंग ज्यादा करते हैं तो उससे कैसे प्रोडक्शन बढ़ता है? समझो, आप जितनी ज्यादा सेविंग्स करोगे, आप सेविंग्स करोगे किसके पास? बैंक के पास। बैंकिंग चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। बैंकिंग में हमने क्या पढ़ा कि जो भी पैसा आप बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में रखते हो वो आगे किसके रूप में दे देता है? वो लोन आगे जाके क्या बन जाता है फिर? इन्वेस्टमेंट। भैया लोग जो बिजनेस चला रहे हैं बड़े बड़े, कई कई हजार करोड़ रुपए कर रहे हैं, वो कहां से लेके आते हैं पैसा? बैंकों से तो लोन ले रहे हैं वो। तो आप जितनी ज्यादा सेविंग करोगे बैंकों के पास उतना ज्यादा पैसा होगा, वो उतना ज्यादा लोन दे पाएंगे और उतना ही ज्यादा क्या होगी? मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। और जब इन्वेस्टमेंट होगी तो बेटा क्या होगा? इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी क्या करेगी? हमारी ग्रो करेगी। फिर कहता है इसके अंदर द गवर्नमेंट मेक्स वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोविजंस थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी टू एनहेंस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। देखो गवर्नमेंट ना बहुत सारी पॉलिसीज निकालती है, जैसे आपको लालच देने के लिए क्या कहेगी वो कि सेविंग कर लो तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा दे देंगे,
LIC की पॉलिसीज आ गई, यानी बहुत अलग अलग डिफरेंशिएट करके वो पॉलिसीज निकालती है जिससे कि आप अट्रैक्ट हो और वहां पे पैसा लगाओ। The government spends on essential services and facilities to have solid infrastructure base for the economic like health, education, housing and transport so that the level of production rises in both the private sector and the public sector। कहता है गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है बेटा, हर तरीके से कोशिश करती है आपकी हेल्थ में, एजुकेशन में, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के अंदर पैसा लगाती है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों क्या कर सके, राइज कर सके। देखो दिल्ली एक ऐसी स्टेट बनी जिसके अंदर महिलाओं के लिए क्या कर दी गई थी, बस फ्री करी गई थी, करी थी ना पीछे DTC की बस है, ठीक है। अब आप ये देखो कि और हम खुश थे, ठीक है, उसके अंदर ऐसी ऐसी महिला भी जा रही है जिनके घर की इनकम 5-5 लाख रुपए है। तो आप ये समझो बेसिक, पता है पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस देती है तो हमें भी नागरिक के रूप में वो सर्विस उस बंदे तक पहुंचने देनी चाहिए एक्चुअल में गवर्नमेंट ने जिसके लिए वो प्रोवाइड करी है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अब आपके स्कूलों का हाल देखो बेटा, गवर्नमेंट स्कूल्स एक्चुअल में क्यों बने थे भैया, वो बंदे जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जिनकी एबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों की फीस भर सके, उन बच्चों को वहां पे एडमिशन मिल जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वहां पे एडमिशन नहीं मिलता, रीजन बिहाइंड कि वो ऑलरेडी फुल है, क्योंकि उसके अंदर फाइनेंशियली जिनके रामनगर में कम से कम 10-10 मकान है, 5-5 लाख रुपए की मंथली रेंटल इनकम है, उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या करा, आप इनडायरेक्ट वे में एक ऐसे बच्चे का हक मार रहे हो जिसको एक्चुअल में उस सीट की नीड थी, लेकिन आपने क्या करा, अपने सोर्स लगा लिए, अपना ये लगा लिया और सर अपने पैसे बचाने के चक्कर में वहां जाके बैठ गए। तो अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी ये समझाओ भाई। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने बस निकाल दी फ्री उन बच्चों के लिए या उन लेडीज के लिए जिनके पास पैसे की शॉर्टेज है। अब भैया उसमें तो जा रही है भाई साहब 10-10 हजार रुपए के बैग टांगे हुए हैं, 2-2 हजार रुपए के बैग टांग के उसमें सीट पे बैठ गए जाके। अब जो एक्चुअल में जिसको नीड है वो अभी भी लाइन में खड़ी है, उसको सीट ही नहीं मिल रही है। अब हमारे हिसाब से तो मेट्रो भी फ्री होनी चाहिए, एक्चुअल में तो हम यही चाहते हैं, ठीक है ना। जो आदत पड़ गई है हम लोगों को, मेट्रो भी फ्री कर दो, DTC भी फ्री कर दो, रेलवे भी फ्री कर दो, सब फ्री कर दो, बस गवर्नमेंट हमें देती रहे और हमसे लेना मन कर दे सब कुछ। ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। तो इन चीजों को समझना है हमें भी बेटा। देखो क्या है, हमें भी ना एक्चुअल में पहले नागरिक बनना पड़ेगा देश का। हम क्या कर रहे हैं, बार बार कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं, आपके स्कूलों में यही हाल है, ठीक है, यही एक्चुअल में होता भी है हर स्कूल के अंदर। इसके बाद आता है बेटा आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है। कहता है द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स इन इंडिया आर फॉलो। कहता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी एलिवेशन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी एलिवेशन। देखो बेटा यहाँ पे ना एक टर्म आ रहा है पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब होता है गरीबी को हटाना। वो कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन में कौन सा होता है लिंक, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सिंपल है, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, पॉजिटिव में तो बढ़नी चाहिए, है ना। नेगेटिव लिंक होगा यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट। कहता है इफ गवर्नमेंट एम एट क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देन मोर पीपल विल एम्प्लॉयड, दैट विल रेज देयर इनकम एंड दस विल पुल देम अबव द पॉवर्टी लाइन। ये कौन सा लिंक होगा बेटा, यहाँ डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशन होता है किसके बीच में, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन में। जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी गरीबी उतनी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फिर कहता है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग with the increased income consequent to the new employment opportunities, poverty trodden people can enjoy higher standard of living and greater accessibility to the education, better health facilities and proper sanitation। कहता है अगर सब अच्छा कमाएंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा आएगी तो सबकी इनकम बढ़ेगी, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा बेटा, उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। What is the primary purpose of the government budget in the India? देखिए जिससे पूछूं वो आंसर दीजिए। गवर्नमेंट का जो बजट बनाने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है भारत के अंदर, बोलो विभा। ए, टू रिपोर्ट एक्चुअल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू, ठीक है। बी आएगा बेटा टू एस्टिमेट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू फॉर द फिस्कल ईयर। गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि भैया एक एस्टिमेट एक्सपेंडिचर बता सके आने वाले साल के लिए और अपना इनकम बता सके। विच पीरियड डज द गवर्नमेंट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जिससे दिया बी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। फिर आता है बेटा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट बजट इन द इंडिया। कहता है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बजट कौन प्रेजेंट करता है,
सी फाइनेंस मिनिस्टर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द गवर्नमेंट बजट? कहता है गवर्नमेंट जो दोबारा से इनकम और उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करती है उसका मेन मोटिव क्या होता है, गवर्नमेंट इससे करना क्या चाहती है? बोलो। सी। सर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, पुअर और रिच के बीच के गैप को क्या करना चाहती है, एक तरीके से कम करना चाहती है। फिर आता है हाउ डज गवर्नमेंट बजट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया? कहता है किस तरीके से जो गवर्नमेंट बजट है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है। ए बाय रिड्यूसिंग सेविंग एंड, नहीं भाई बाय रिड्यूसिंग नहीं, बाय प्रमोटिंग इन इनकम, बाय मिनिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट, बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एसेंशियल सर्विस, यही बचेगा। ठीक है, क्लियर है?